हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट आपके कॉर्डेटा के अंदर जो आपके फाइलम कॉर्डेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर हम लोग एक्रेनेटा ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके थे। प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रेनेटा ग्रुप को अपन लोगों ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। एंड सेकंड लास्ट हम लोगों ने फिर स्टार्ट भी किया हुआ था आप लोगों के क्रेनिएटा समूह के बारे में, जिसे यूकॉर्डेटा के नाम से भी इंडिकेट किया था। क्लियर बेटा? और उस यूकॉर्डेटा के अंदर हम लोगों ने जो उसका सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम लोगों ने बेटा उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को हम लोग लास्ट स्टार्ट किया था, और उसके अंदर बेटा हम लोगों ने कहा था कि इस वर्टिब्रेटा उपसंघ को दो प्रभागों के अंदर बांटा गया है। कितने प्रभागों में बांटा है बेटा? दो प्रभागों के अंदर बांटा था। एक प्रभाग था आपके जबड़े रहित, जिससे क्या कहा गया था? अगेंथा कहा गया था। जिसे क्या कहा गया है? अगेंथा डिवीजन के नेम से, अगेंथा डिवीजन के नेम से इंडिकेट किया गया था, जिसके अंदर बेटा कौन आते हैं? जबड़े रहित प्राणी आते हैं। ऐसे प्राणी जिनके अंदर माउथ के अंदर जौ क्या होती है? एब्सेंट होती है, उसको वहाँ पर इंक्लूड किया गया था। क्लियर? आगे हम लोगों ने सेकंड डिवीजन हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। स्टोमेटा, क्लियर? जिसके अंदर बेटा जबड़े युक्त प्राणियों को रखा गया। किन्हें रखा गया है? जबड़े युक्त प्राणियों को रखा गया था। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? आगे भी हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेटा कि जो एग्नेथा डिवीजन है, इस एग्नेथा डिवीजन को दो वर्गों के अंदर, कितने वर्गों के अंदर? दो वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं मैं मेंशन कर रहा हूं। नंबर एक है, वो हम लोगों ने फ्लो चार्ट आपका देखो, हम लोगों ने जहां कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाया था वहां भी मेंशन किया था इसको। क्लियर? और वो कौन सा? आपके ऑस्ट्रेकोडर्माई, ऑस्ट्रेकोडर्माई क्या कहा गया था? ऑस्ट्रेकोडर्माई। और उसके बाद दूसरा जो बेटा वर्ग बनाया गया था, वो दूसरा वर्ग था आप लोगों के, दूसरा वर्ग कौन सा है? वर्ग चक्रमुखा, जिसका अन्य नाम क्या था आपके? साइक्लोस्टोमेटा। जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी तक बेटा? कि हम लोगों ने कॉर्डेटा का दूसरा जो समूह था, कौन सा समूह था आप लोगों के? क्रेनिएटा अथवा यूकॉर्डेटा। उस यूकॉर्डेटा समूह के प्राणियों के अंदर एक उपसंघ था वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा उपसंघ को दो प्रभागों के अंदर बांटा गया है। एक वह प्रभाग है जिसके अंदर ऐसे जंतु आते हैं जिनमें जबड़े नहीं होते, यानी जबड़े रहित प्राणियों का एक प्रभाग होगा, जिसे अगेंथा डिवीजन कहा जाता है। जबकि एक जबड़े युक्त प्राणियों का डिवीजन होगा, जिसे ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन के नाम से, प्रभाग के नाम से जाना जाता है। इस ग्नेथोस्टोमेटा को बेटा दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरा है बेटा चक्रमुखा या साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? फर्स्ट हम लोग यदि ऑस्ट्रेकोडर्माई क्लास की बात करें, वर्ग की बात करें, तो इस वर्ग के अंदर जितने भी जंतु आते हैं वो सभी क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। इस वर्ग के अंदर जितने भी जंतु आते हैं वो सारे जंतु क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। और स्वस्थ जलीय मछलियां, जिन्हें सबसे प्रथम कशेरुकी जंतु का माना जाता था। क्लियर? इनके शरीर पर दृढ़ सल्कों का रक्षात्मक कवच होता है। तो शरीर पर क्या पाया जाता है?
दृढ़ सल्कों का रक्षात्मक कवच उपस्थित। क्लियर। एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूं तो सिफेलेशियम, एग्जाम्पल इस वर्ग का कौन आएगा आपके, सिफेलेस्पिस। क्लियर। तो बेटा इसमें ज़्यादा आपको नहीं जानना है डीपली, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहाँ आपको बता दिया जाएगा, इनसे कोई जनरल नहीं आता है ना नीट के अंदर। साइक्लोस्टोमेटा की हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, चक्रमुखा। तो ये आपके फिर भी इम्पोर्टेंट है ना, तो ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्लास को हम लोग इम्पोर्टेंट मानकर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में आप लोग। क्लियर। तो इसके अंदर आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या बनानी है, चक्रमुखा या साइक्लोस्टोमेटा वर्ग, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करना। फर्स्ट में कह रहा हूँ इसके अंदर बेटा, इस वर्ग के अंदर जबड़े रहित मछलियों को रखा गया है। एक किन्हें रखा गया है, जबड़े रहित मछलियों को रखा गया है, जिन्हें फॉल्स फिश कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है, फॉल्स फिश कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग कह रहे हैं कि इस वर्ग के अंदर आने वाले अधिकांश जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं, लेकिन जनन के लिए ये अलवणीय जल में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। अब एक शब्द आया बेटा, प्रवास। प्रवास का मतलब होता है प्राणियों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्राणियों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना ही प्रवासन कहलाता है। जैसे आप लोग कई बार देखते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई हम लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ वेटर नहीं होती, तो बच्चे अपन लोग देखते हैं कि कोटा माइग्रेट हो जाते हैं। तो वही माइग्रेट क्या है, प्रवास है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम एक स्थान से जहां हम हैं वहां से दूसरे स्थान पर चले गए, आवश्यकता की पूर्ति हो गई, वापस आ गई। इकोलॉजी में और बेटर क्लियरिफिकेशन होता है कि जाना फिर आना क्या कहलाएगा, वहां पर जाके स्टेबलाइज होना क्या कहलाता है, क्योंकि समष्टि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। वो इकोलॉजी के अंदर बेटा आप लोग 12th के अंदर डिस्कस करोगे और ब्रीफ इसके बारे में, लेकिन प्रवास का मतलब आपके पास होना चाहिए। तो सामान्यतः ये समुद्री आवास में अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जनन की क्रिया के लिए अलवणीय जल के अंदर यानी फ्रेश वाटर के अंदर ये क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं, और जनन के कुछ दिन बाद ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं, कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। यदि मैं बेटा बात करूं कि ये जंतु जो होते हैं बाह्य परजीवी कैसे होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, अपने पोषण के लिए किसी जीव की बाहरी सतह पर अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर। और अगली बात करें कि इनका जो शरीर होगा, क्योंकि मछली है तो लंबा होगा, बेलनाकार होता है, और श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी 6 से 15 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, क्लोम दरारें पाई जाती हैं, गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं। पढ़ के आए थे पर लोग है ना, क्लोम दरारों के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्लियर। आगे बात करें बेटा, इनका जो मुख होता है वो गोल होता है, मुख कैसा होता है, गोल होता है, और उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, चूसक सदृश रचनाएं होती हैं, चूसक सदृश होता है, ऐसा लगता है कि कोई चूसने वाली रचनाएं इसके मुख पर उपस्थित हैं। और ये कैसा होगा मुख, जबड़े रहित होता है, उसमें जबड़े नहीं होंगे, मतलब दांत वगैरह नहीं होंगे, टीथ नहीं होते बेटा, सीधी सी बात है ना। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि सल्क, इनके शरीर पर क्या उपस्थित होंगे बेटा, सल्क पाए जाते हैं, तथा जोड़ीदार पखने अनुपस्थित होते हैं, तथा जोड़ीदार पखने पेयर्ड फिन्स अनुपस्थित होते हैं।
अगले हम लोग कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टी की बेटा हम लोग बात करते हैं। तो इनके अंदर वयस्क में नोटोकॉर्ड एवं कशेरुक दंड दोनों पाई जाती हैं। इसका जो वयस्क होगा उसमें नोटोकॉर्ड और कशेरुक दंड दोनों पाई जाती हैं। कपाल एवं कशेरुक दंड उपास्थल होते हैं। कपाल एवं कशेरुक दंड कैसे होंगे बेटा? उपास्थल होते हैं। अस्थियां अनुपस्थित होंगी, यानी उपास्थल मछलियां हैं, अस्थिल मछलियां नहीं है, तो याद रखना है बेटा ये आपके, है ना। आगे हम लोग देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? क्योंकि दो प्रकार की बात की थी आपको, या तो बंद होगा प्राणियों के अंदर या खुला होता है। तो इनके अंदर कैसा होता है बेटा? आप लोगों के बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले बेटा। अगला कह रहे हैं कि इसके हार्ट की बात करते हैं, हृदय की। तो इस वर्ग के प्राणियों के अंदर 2 चेम्बर्ड हृदय पाया जाता है। 2 कपाटीय क्या होगा? वेस्मी हृदय होगा, जिससे सिरीय हृदय कहा जाता है, वेनल हार्ट कहा जाता है। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 चेम्बर्ड हार्ट मानव में कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड होता है ना। तो इस तरह से याद रखना किन किन प्राणियों में कितने चेम्बर, 2, 3, 4 ये आते हैं बेटा आपके, है ना। तो वो आपको एक जगह मेंशन करा देंगे बाद में। क्लियर? आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपन लोग कि इनके अंदर बेटा जो आंतरिक कर्ण में 1 या 2 अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। आंतरिक कर्ण के अंदर 1 अथवा 2 अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। आंतरिक कर्ण केवल संतुलन संवेदांग का कार्य करता है, केवल संतुलन संवेदांग, क्योंकि संवेदांग संवेदी अंग होते हैं ना, 5 संवेदी अंग मानव के अंदर पाए जाते हैं, तो कर्ण भी एक संवेदी अंग है। तो आंतरिक संवेदी अंग का ये क्या कार्य करता है बेटा? कार्य करता, संतुलन संवेदांग है, बैलेंस बनाने में, बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है। मनुष्य के अंदर जो नासा छिद्र है केवल 1 होता है। यदि यहाँ बात करें इस वर्ग के प्राणियों के अंदर तो 1 होगा, और हमारे अंदर बात करें मनुष्य के अंदर तो सॉरी क्या होगा? 2 छिद्रीय होता है। तो यहाँ 1 छिद्रीय जो होता है उसे मोनोराइनस कहा जाता है। तो मोनोराइनस क्या है? 1 छिद्रीय नासा छिद्र को मोनोराइनस कहा जाता है। क्लियर? इनके अंदर जो उत्सर्जन होगा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से जो निष्कासन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? वृक्क प्रोनेफ्रिक अथवा मीसोनेफ्रिक, यानी वृक्क के द्वारा होगा। सीधी सी बात मैं बताऊं तो पहले तो आप क्या याद रखना है कि किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा। लेकिन कौन से वृक्क के द्वारा? तो एक तो होता है बेटा इनके अंदर प्रोनेफ्रिक वृक्क, प्रोनेफ्रिक वृक्क, और एक होता है आपके मीसोनेफ्रिक वृक्क। आप लोग जब एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हो ना बेटा, 5th यूनिट आपके 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में जब आप लोग अध्ययन करोगे तो वहाँ पर इसके बारे में और ब्रीफ आता है बेटा, है ना। क्योंकि हर कंसेप्ट ऐसा नहीं होता कि कोई कंसेप्ट अपन लोग जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा ना। क्योंकि साइंस के अंदर कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें पहले पढ़ लेते हैं, कई कंसेप्ट होते हैं जिन्हें आगे पढ़ा जाता है। क्लियर? तो लेकिन आपको बता दिया गया है कि आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इनके बारे में क्लियरफिकेशन पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में। क्लियर? क्योंकि यहाँ हम लोग इनको क्लियर नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यदि क्लियर करने बैठेंगे तो एक चल रहा है आपके एक क्लास को कंप्लीट करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो पता चलेगा हम लोग आउट ऑफ एरिया चले गए, टॉपिक कुछ चल रहा है, जाएंगे कहीं पर, तो एक प्रॉब्लम होती है बेटा। साइंस का एक अपना एक कंटिन्यूटी होती है, रिदम से हमें उस बेस पर ही चलना होता है। क्लियर? तो थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, तो ये डिटेल में आप लोग वहाँ डिस्कस करोगे। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि इनके अंदर, इन मछलियों में सिर पर 3 नेत्र पाए जाते हैं। कितने नेत्र उपस्थित होते हैं? 3 नेत्र उपस्थित होते हैं। जो फॉल्स फिशेज हैं इनके सिर वाले भाग पर 3 नेत्र पाए जाते हैं। 2 पार्श्व नेत्र होते हैं, 2 तो क्या होते हैं?
पार्श्व नेत्र होते हैं, जबकि एक क्या होता है बेटा आप लोगों के मध्यवर्ती पीनियल नेत्र होता है, मध्य भाग में पाया जाता है सिर के, मध्यवर्ती पीनियल नेत्र होते हैं। आगे फैक्ट टू फैक्ट है बेटा जो आपको याद रखने हैं ना, अब इसमें समझने का कुछ है नहीं कि भाई नेत्र में क्या समझे, दृष्टि अंग है, देखने के काम आता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो जंतु होते हैं, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी के बारे में हम लोग अभी तक कई बार डिस्कस करके आ चुके हैं कि इनके शरीर पर केवल एक जनन अंग ही पाया जाता है, नर या मादा। इन नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर। निषेचन की मैं बात करूं तो जलीय प्राणी आए हैं, जलीय प्राणी आते ही आपको बता दिया, क्या लिख दोगे भैया, वाहे निषेचन लिखोगे या नहीं लिखोगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। लार्वा अवस्था इनके अंदर क्या होती है बेटा, अनुपस्थित होती है। लार्वा अवस्था इनमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर, कोई डाउट। लेकिन पेट्रोमाइजोन, इसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन लोग, पेट्रोमाइजोन। इस पेट्रोमाइजोन में एमोसिट लार्वा पाया जाता है। क्लियर, कोई डाउट बेटा। अब मैं यदि एग्जाम्पल की बेटा बात करूं तो एग्जाम्पल एक तो आपके पास अभी तक आ चुका है, वो एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन। अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना है, पेट्रोमाइजोन नीट के रिगार्डिंग अच्छा एग्जाम्पल है बेटा पेट्रोमाइजोन, जिसे लेम्प्रे भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में इसका इमेज भी दे रखा है ना, तो आप लोग देख सकते हो, आइडेंटिफाई करवा सकता है आप लोगों को। तो इमेज आपको एनसीईआरटी से उनको रीड आउट करना है बेटा, है ना। तो पेट्रोमाइजोन क्या है, लेम्प्रे है। यह मछली वास्तविक मछलियों पर बाह्य परजीवी होती है, क्योंकि अपन ने देखा ये बाह्य परजीवी के इस पर वास्तविक मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाती है, जो कि पोषद के गिल्स से जुड़ी होती है। क्लियर। मुख में अनेक दांत पाए जाते हैं, इनमें क्या उपस्थित होंगे, दांत उपस्थित होते हैं। यह एनाड्रोमस प्रवास दर्शाती है। इसमें क्या होगा, एमोसिट लार्वा पाया जाता है। क्लियर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके 12th के अंदर बेटा आप लोगों के सेकंड यूनिट आएगी, जेनेटिक्स वाली यूनिट। उस जेनेटिक्स के अंदर लेसन नंबर आप लोगों के 7 है बेटा, इवोल्यूशन, उद्विकास। उस उद्विकास के अंदर आप लोग पढ़ोगे बेटा योजक कड़ी के बारे में, कनेक्टिव चेन के बारे में। तो पेट्रोमाइजोन को सिफेलोकॉर्डेट और आपके साइक्लोस्टोम के मध्य की योजक कड़ी कहा गया है। किस किस के, एक तो सिफेलोकॉर्डेट और एक आपके क्या है, साइक्लोस्टोम के मध्य की योजक कड़ी कहा गया। किसे कहा गया है, पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे को कहा गया है। क्लियर, कोई डाउट बेटा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप लोग एनसीईआरटी की बुक को देखो, ओपन करके आप लोग, है ना, और वहां पर क्या है बेटा, मैक्सिन दिया हुआ है। क्लियर, जिसे चुड़ैल मछली भी कहा जाता है, हैगमिन भी कहा जाता है, फिश भी कहा जाता है। इसमें बूढ़ी औरत के समान झुर्रीदार क्या होते हैं, होठ होते हैं। क्लियर, यह सामान्यतः पोषक के क्लोनों से चिपकी रहती है। तो मैगजीन, तो ये याद रखना है, जिसे क्या कहा जाता है, चुड़ैल मछली भी कहा जाता है। तो अपने आप पे इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये योजक कड़ी, यहाँ से ये क्वेश्चन इसलिए भी पुटअप किया जा सकता है क्योंकि 12th के साथ इसका रिलेशन है। और नीट में आपको बार बार बताया गया कि बेटा ऐसे ही क्वेश्चनों का जनरली सिलेक्शन किया जाता है जो कहीं ना कहीं किसी अदर टॉपिक के साथ उसका कोई ना कोई लिंक होता है, क्योंकि लिमिट फिक्स है कि 90 क्वेश्चन पुटअप करने हैं। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी रखता है पेपर सेटर कि जिसका कहीं ना कहीं कोई क्या हो बेटा, लिंक हो। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक बेटा। क्लियर, तो ये है बेटा आप लोगों के। इसके बाद यदि आप लोग देखें तो आप लोगों ने डिस्कस किया होगा बेटा आपके क्या, फ्लो चार्ट याद किया था, क्या आपको मेंशन करवाया था, एक बार फ्लो चार्ट बनाया था। उस फ्लो चार्ट को यदि आप लोगों ने बेटा देखा होगा तो उस फ्लो चार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था
कि जो आप लोगों के डिवीजन, ये तो आपके एग्नेथा हो गया। फिर अपन लोगों ने देखा था ग्नेथोस्टोमेटा, जिससे बेटा 2 सुपर क्लासों के अंदर, 2 अधिवर्गों के अंदर बांटा था। एक अधिवर्ग है आप लोगों के पिसीज, पहला कौन सा है, पिसीज। तो नेक्स्ट आप लोग क्या मेंशन करोगे बेटा, पिसीज। क्या मेंशन करना है नेक्स्ट आप लोगों को, पिसीज अधिवर्ग, सुपर क्लास पिसीज। क्लियर। तो क्या हेडिंग बनाओगे बेटा, अधिवर्ग स्पीसीज, सुपर स्पीसीज स्पीसीज। इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग बात करते हैं। तो बेटा मैं एक सामान्यतः बात बता देता हूँ। स्पीसीज, तो स्पीसीज जलीय मछलियाँ, इसमें ज़्यादातर मछली आती है, और इसके वर्ग के अंदर जो मछलियाँ आएंगी वो वास्तविक मछली आती है। कैसी मछलियाँ हैं, वास्तविक मछलियों को इस वर्ग के अंदर सम्मिलित किया गया है। कोई डाउट बेटा, तो वास्तविक मछलियों को सम्मिलित किया गया है। और डेवोनियन जो युग है, डेवोनियन जो युग है, इस युग को, ये बेटा एराज आते हैं, एवोल्यूशन पढ़ोगे वहाँ पर आपको 12th में डिस्कस करा दिया जाएगा इसके बारे में। तो डेवोनियन जो युग है बेटा, इसे मछलियों का स्वर्ण युग कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि मछलियों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। जैसे आव्रतबीजी पादपों का स्वर्ण युग सिनोजॉइक कल्प को कहा जाता है, इसी प्रकार से मछलियों का स्वर्ण युग डेवोनियन युग को कहा जाता है, डेवोनियन एरा को कहा जाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर बेटा, इक्थियोलॉजी कहा जाता है। कोई डाउट। इस अधिवर्ग के अंदर जो जंतु आते हैं वो सामान्यतः बेटा जलीय होते हैं। तो मछलियाँ जल में पाई जाती है। बचपन में एक पोएम सीखी होगी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, याद आई होगी ना। तो बचपन याद आ गया होगा वो आपको। और जल में, तो जल में भी कहाँ होती है, तो दोनों ही जलों में पाई जाती हैं। ये स्वच्छ जल में भी पाई जाती हैं, और बेटा आप लोग के लवणीय जल में भी पाई जाती हैं। और ये इम्पोर्टेंट डाल देना बेटा, इसको, इस कंसेप्ट को आपको इम्पोर्टेंट डालना है, जिनके बारे में आगे आपको अभी लिखा दिया जाएगा कि कौन से जल में कैसी पाई जाती हैं। क्लियर। तो ये याद रखना। क्यों याद रखना है, किस लिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट डलवाया इस पॉइंट को बेटा, इसका पीछे एक रीज़न है आप लोगों के, कि आप लोग 12th के अंदर एक 3rd यूनिट पढ़ोगे, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में योगदान। क्लियर। जिसमें एक चैप्टर आएगा बेटा आप लोगों के खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियाँ। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियाँ आप लोग चैप्टर डिस्कस करोगे बेटा। और उस चैप्टर के अंदर जब आपके बेटा जंतु प्रजनन आएगा, तो उस जंतु प्रजनन में आप लोग पिसीकल्चर, सिल्वीकल्चर, इनके बारे में पढ़ते हो। मुर्गी पालन, मछली पालन, है ना, मधुमक्खी पालन, कीट पालन, इनके बारे में आप लोग वहाँ डिस्कस करते हो। तो वहाँ आपके 12th के अंदर बेटा ये मेंशन है, वहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, और ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो लवणीय जल में पाई जाती हैं। तो उदाहरण पूछे जाते हैं बेटा, वहाँ से एग्जाम्पल पुट अप करते हैं आपसे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इम्पोर्टेंट डलाया है। तो ये 11th का क्वेश्चन 12th के साथ अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर। आगे चले बेटा। नेक्स्ट मैं कंसेप्ट कर रहा हूँ कि बेटा इस अधिवर्ग के जो जंतु होते हैं ये रुधिरतापी होते हैं। रुधिरधारी प्राणी होते हैं। तापी नहीं, तापी तभी पढ़ेंगे। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 2 प्रकार के प्राणियों के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक तो होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक वार्म ब्लडेड, है ना। तो ये रुधिरधारी
क्या है, प्राणी हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। और यदि मैं इनकी बात करूं तो बेटा ये असमतापी हैं, और असमतापी जो प्राणी होते हैं उन्हें कहा जाता है आप लोगों के पोइकिलोथर्मल, अर्थात इनके शरीर का जो तापमान है ए यानी नहीं, सम यानी समान, ताप यानी ताप, इनके शरीर का तापमान समान नहीं रहता कि बाह्य वातावरण का प्रभाव बदला बाहरी वातावरण का तापमान तो इसका फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं होता। इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है। यदि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और यदि बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन हुआ है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है। तो असमतापी प्राणी है। क्लियर? आगे चलें बेटा। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि इन प्राणियों का जो शरीर होता है लंबा होता है, मछली है इसलिए नौकाकार होता है, धारा रेखित होता है, और इनका जो शरीर है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। सिर में, धड़ में और पूंछ भाग के अंदर विभेदित होता है, तथा इनमें ग्रीवा क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्लियर? इनका शरीर जो डर्मल सल्क होते हैं उनके द्वारा घिरा हुआ होता है, जो उत्पत्ति में मीसोडर्मल होते हैं। मीसोडर्मल इन ओरिजिन, उत्पत्ति में कैसे होते हैं बेटा, मीसोडर्मल होते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करें नेक्स्ट कि इन प्राणियों के अंदर तैरने के लिए युग्मित पंख पाए जाते हैं। तैरने के लिए कैसे पंख होते हैं, युग्मित पंख होते हैं, जैसे अंश पखने और श्रोणिर पखने, इनके अलावा अयुग्मित पखने भी पाए जाते हैं। अंश पखने, श्रोणिर पखने और अयुग्मित पखने इनके अंदर पाए जाते हैं। तो यदि मैं नासा छिद्र की बात करूं तो एक जोड़ी होंगे, और एक जोड़ी का मतलब क्या है, दो। तो बेटा कैसे होगा इस अवस्था को, डाईराइनस, उधर पहले पढ़ के आए अपन लोगों ने मोनोराइनस, इस अवस्था को क्या कहेगा, डाईराइनस अवस्था कहते हैं। तो एक जोड़ी यानी दो नासा छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? इनमें बाह्य एवं मध्य कर्ण, मध्य कर्ण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, केवल आंतरिक कर्ण पाया जाता है। बेटा जब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो संवेदांगों के बारे में पढ़ते हो, वहाँ कर्ण के भी भाग कभी आप लोगों ने 9-10 तक भी डिस्कस किए होंगे। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, कर्ण के 3 भाग होते हैं। तो इसके अंदर बेटा केवल अंतःकर्ण वाला भाग पाया जाता है, मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? जो शरीर में के संतुलन में सहायक होते हैं, संतुलन संवेदांग का कार्य करते हैं। सीधा सा बात क्या है, संतुलन संवेदांग का कार्य करते हैं। डाउट कोई बेटा? चलें आगे। अगली प्रॉपर्टी में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, इनके अंदर बेटा जो श्वसन है वो किसके द्वारा होता है, क्लोमों के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। क्लियर? दांत जो होंगे इनके अंदर, इन मछलियों के अंदर, क्योंकि वास्तविक मछलियां हैं तो इनके अंदर दांत होंगे बेटा। जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके अंदर पाए जाने वाले जो दांत होंगे वो एक्रोडोंट प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक्रोडोंट प्रकार के दांत। आप टीथ ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट पढ़ते हो, वहाँ पर टीथ के टाइप आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे कभी, तो वहाँ देखना बेटा एक्रोडोंट। क्लियर? क्योंकि हम लोगों के अंदर, मानव के अंदर कैसे होते हैं, थिकोडोंट, जो हमारी गर्त होते हैं गर्तों में धसे हुए होते, इसलिए उन दांतों को गर्त दंती दांत कहा जाता है। हार्ट की यदि मैं बेटा बात करूँ तो 2 चैम्बर्ड होता है,
जिससे वीनियल हार्ट सीरिया हृदय भी कहा जाता है। यदि मैं बेटा बात करूं इनके अंदर किसके बारे में, आप लोगों के उत्सर्जन के बारे में, किसके बारे में करें, उत्सर्जन के बारे में करें तो वृक्कों के द्वारा मीसोनेफ्रिक प्रकार के इनके अंदर वृक्क पाए जाते हैं और उत्सर्जन तंत्र के अंदर मूत्राशय इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कैसा होता है, मूत्राशय अनुपस्थित होता है। उपास्थल मछलियाँ यूरिया, जबकि समुद्री अस्थिल मछलियाँ ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड तथा अलवणीय अस्थिल मछलियाँ अमोनिया उत्सर्जन करती हैं। जो क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस रूप में किया जाता है, तो बेटा जो उपास्थल मछलियाँ होंगी वो तो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करेंगी, और जो आपके समुद्री अस्थिल मछलियाँ हैं वो ट्राइल मिथाइल अमीन ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। जबकि अलवणीय अस्थिल जो मछलियाँ होती हैं ये अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। क्लियर। यदि हम लोग बेटा बात करें इनके अंदर कपाल तंत्रिकाओं की, तो 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं इस वर्ग के सदस्यों के अंदर पाई जाती हैं। यदि मैं बेटा बात करूं जंतु तो एक लिंगी होंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं। निषेचन की बात करेंगे तो जलीय प्राणी है तो क्या बोल दोगे, बाह्य निषेचन होंगे। परिवर्धन की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। लार्वा अवस्था क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और इसके अंदर शिशु मछलियों को, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी, मोस्ट डाल देना इस पॉइंट पे भी। इसकी जो शिशु मछलियाँ होती हैं, इन शिशु मछलियों को फ्राई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्राई कहा जाता है। अरे दाल फ्राई बोलते हो ना, होटलों पे जाते हो तो डाई फ्राई ना, दाल फ्राई, तो बस वही है फ्राई, मछली फ्राई हो गई है ना। तो शिशु जो मछलियाँ होंगी उन्हें क्या कहा जाता है, फ्राई कहा जाता है। याद रह जाएगा ना, ये याद रखना, 12th में भी काम आता है बेटा। क्लियर। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि जो स्पीशीज अधिवर्ग है इसे बेटा 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों के अंदर इसे क्लासिफाइड किया गया है। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज हम लोगों ने जो टुडे बेटा आप लोगों के जो क्रेनिएटा समूह था यूकॉर्डेटा, उस यूकॉर्डेटा के अंदर बेटा हम लोगों ने आपके कौन सा आया था, वर्टिब्रेटा उपसंग आया था। उस वर्टिब्रेटा उपसंग के बारे में स्टार्ट किया था। स्पीशीज अधिवर्ग के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया। आई होप कि आज की क्लास का आप लोगों को जो कंसेप्ट हम लोगों ने समझने की कोशिश की वो क्लियर हुआ होगा। नए कंसेप्ट के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।